तो यार अभी सब जगह चल रहा है एआई 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 और हम यहाँ पे कैसे पीछे रहते हैं। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक एआई प्रोजेक्ट जहाँ पर हमने मर्नस्टैक के साथ पूरा एक एप्लीकेशन डेवलप किया है विद एआई फंक्शनलिटी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका कोड रिव्यूअर, मतलब कि आप इसको कोड दो और ये उस कोड में क्या क्या गलतियाँ हैं, उन पे आप क्या सुधार कर सकते हो, सारी चीज़ें बता देगा। और ये सब हमने किया है विद द हेल्प ऑफ एआई। पता है हमने इधर पे लेटेस्ट मॉडल यूज़ किया है गूगल का जो जेमिनी मॉडल है उसका हमने यूज़ किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपको एकदम लेटेस्ट मॉडल मिल रहा होगा कि भाई लेटेस्ट एआई के साथ हम कैसे काम करेंगे। ये पूरा एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट होने वाला है। तो आई एम रियली एक्साइटेड कि भाई आप इस चीज़ को पढ़ो और इसको आप अपने रिज्यूमे में ऐड करो। और एक चीज़ और अगर आप चाहते हो कि इस प्रोजेक्ट को मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाऊं, इसको लाइव करके दिखाऊं, तो उसके लिए यार कमेंट करना पड़ेगा आपको। कमेंट करो इस वीडियो पे कि डिप्लॉय डिप्लॉय डिप्लॉय, और मैं इसके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर हम प्रोजेक्ट को लाइव कैसे करते हैं, डिप्लॉय कैसे करते हैं, वो हम देख रहे होंगे। तो आप किस चीज का वेट नहीं करेंगे, लेट्स गो। तो यार यहाँ देखो, अब यहाँ पे हम एप्लीकेशन बनाने कौन सी वाले हैं, उसका फ्लो क्या रहेगा पहले वो देखो। यहाँ पे अपने पास एक रहेगा यूजर, हमारे पास एक यूजर रहेगा। यूजर, हाँ, अब इधर पे कोई आइकन है नहीं तो मुझे एक कस्टम यूजर का आइकन खुद से बनाना पड़ रहा है। और ये थोड़ा सा मान लो कि ये अपना यूजर है। ये जो अभी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है एक डिब्बा काइंड ऑफ, ये अपना एक यूजर है, उसका ये सर है और उसके बाकी बॉडी, उसके हाथ पैर नहीं है अभी के लिए, तो थोड़ा वो मैनेज कर लेना। बाकी ये हमारे पास एक ये यूजर है। और ये जो यूजर अपने पास रहेगा, इसके अलावा हमारे पास रहेगा हमारा सर्वर। तो जो हमारे बैकएंड का सर्वर यहाँ होने वाला है, हमारे बैकएंड का सर्वर ये जो रहेगा, देखो इधर पे होगा क्या। जो अपना कोड रिव्यू हम क्रिएट करने वाले, जो हम कोड रिव्यू क्रिएट करने वाले हैं, इसमें होगा क्या कि यूजर अपना कोड भेजेगा एक रिक्वेस्ट में हमारे सर्वर पे। यूजर अपना कोड भेजेगा एक रिक्वेस्ट में हमारे सर्वर पे, और सर्वर विद द हेल्प ऑफ एआई, मतलब कि जो हमारा एआई है वो सर्वर पे नहीं चलेगा, हम गूगल का जेमिनाई यूज करेंगे, हम गूगल का जेमिनाई एआई यूज करेंगे, जो उनका एक लेटेस्ट मॉडल है 2। तो गूगल जेमिनाई 2.0 काइंड ऑफ अपन यूज कर रहे होंगे। गूगल का लेटेस्ट मॉडल है, लाइक उनने रिसेंटली उसको लॉन्च किया, तो वो हम यूज कर रहे होंगे। अब देखो, तो जो अपना गूगल का एआई रहेगा उससे हम करेंगे क्या। देखो, गूगल यूजर ने क्या किया, यूजर ने हमें कोड भेजा, यूजर हमें सिर्फ कोड देगा। उस कोड के साथ हम करेंगे क्या, उस कोड के साथ हम हमारे एआई को कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे कि भाई ये अपना कोड है, इसको तुम रिव्यू करो, इसमें गलतियां ढूंढो, गलतियां ढूंढने के बाद उन गलतियों को हम कैसे सुधार सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या कर सकते हैं इस कोड के साथ। इन सभी इंस्ट्रक्शन के साथ हम कोड और इंस्ट्रक्शन को भेजेंगे अपने एआई के पास। और एआई क्या करेगा, एआई उसको प्रोसेस करेगा थोड़ी देर तक, क्योंकि एआई है, टाइम लेता है थोड़ा सा। तो एआई उसको प्रोसेस करेगा, और एआई जैसे ही उसको प्रोसेस कर लेगा तो वो एक रिव्यू जो रहेगा अपने कोड का उसको सेंड करेगा हमारे सर्वर पे, और सर्वर के बाद हम उसको पहुंचा देंगे हमारे यूजर के पास। अब थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा कि भाई ये क्या है फ्लो बैकएंड का, थोड़ा आई थिंक समझ में भी आया होगा। लेकिन एक बार अगर तुम उसका प्रीव्यू देख लेते हो, तो ये नहीं, ये वाला प्रीव्यू नहीं, हाँ दिस वन, बट यहाँ पे प्रीव्यू अगर देखोगे तो एक फंक्शन यहाँ पे बना है। एक मैं अलग फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर सकता हूँ। देखो, एक फंक्शन मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूँ सम। और सम फंक्शन जो है वो ए बी दो पैरामीटर मांगता है, और दो पैरामीटर के बाद ये रिटर्न करता है आपको ए प्लस बी। सिंपली फंक्शन अपन रख रहे हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शन में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल अपन फंक्शन रख रहे हैं। जावास्क्रिप्ट का ये फंक्शन है, इसको करेंगे अपन रिव्यू। रिव्यू क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वो टाइम लेता है, एआई है, टाइम ले सकता है तो रिक्वेस्ट में, लेकिन आपको रिव्यू करके देता है कोड। यहाँ देखो, बैड कोड बोल रहा है, सीधा बोल रहा है कि भाई आपका कोड उतना अच्छा है नहीं। इसमें डॉग पहली बात तो मिसिंग है, नो इनपुट वैलिडेशन। इसमें इनपुट वैलिडेशन कुछ भी आपने नहीं किया है कि भाई जो टाइप ऑफ ए है वो नंबर है या नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखो तो जो बी है वो भी नंबर है या नहीं, आपने कुछ इनपुट वैलिडेशन नहीं लगाए। फिर उसके बाद वो इंप्रूवमेंट्स बता देता है आपको कि क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आप कर सकते हो। तो वो इतने से कोड में जो टेक्निकली सही कोड है, इसको भी आप कैसे और अच्छा कर सकते हो, वो सारी चीजें बताता है। तो काइंड ऑफ ये एक एप्लीकेशन हमें बिल्ड करनी है, और ये एप्लीकेशन हम बिल्ड करेंगे। पहले देखो, पहले हम इसका सर्वर मतलब बैकएंड बिल्ड करेंगे, फिर इसका फ्रंट एंड बिल्ड करेंगे, और देन आखिरी में हम दोनों को इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो अब मिलेंगे हम सीधा कोडिंग स्क्रीन पे।
हेलो दोस्तों। तो आ गए हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को कोड करना। तो सबसे पहले देखो, हम सबसे पहले बैकएंड को कोड करेंगे। बैकएंड में हम एपीआई डेवलप करेंगे जिससे हमें एआई से इंटीग्रेट कर पाए, मतलब इंटरेक्शन कर पाए, और उसके बाद हम फ्रंट एंड के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे। तो देखो, यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वैसे ऑलरेडी एक कोड रिव्यू नाम का फोल्डर ओपन है, कहीं पे मैंने क्रिएट किया था अपने सिस्टम पे। इसके बाद एक मैं और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ सिंपल सा बैकएंड। फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ, इसका नाम बोल सकते हैं, इसका नाम मैं रख रहा हूँ बैकएंड। और बैकएंड फोल्डर के अंदर, बैकएंड फोल्डर के अंदर अब देखो टर्मिनल, इधर पे अगर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ तो इसको आई थिंक बंद कर सकते हैं, या इसको डिलीट कर रहा हूँ और एक नया टर्मिनल ओपन कर रहा हूँ। तो देखो, अभी अपन टर्मिनल के अंदर कोड रिव्यू फोल्डर के अंदर हैं। मैं इसके अंदर बोलता हूँ कि भाई मुझे बैकएंड फोल्डर के अंदर जाना है, ठीक है। तो अब अपन आ चुके हैं बैकएंड फोल्डर के अंदर, और इस फोल्डर, ये जो भी फोल्डर है ये एम्प्टी है। तो इधर पे एक बैकएंड एप्लीकेशन को जब हम क्रिएट करना चालू करते हैं तो सबसे पहली जो हमारी कमांड रहती है, जब आप एक्सप्रेस से नोड के साथ क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे कमांड डालते हैं अपन npm init -y। तो npm init -y अपन डालेंगे तो एक पैकेज डॉट जेसन फाइल हमें मिलती है। पैकेज डॉट जेसन फाइल के बाद यहाँ पर मैं एक पैकेज इंस्टॉल करने वाला हूँ, npm i express। तो इधर पे अपन npm i express करेंगे तो इससे हमारे पास एक और पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा जिसका नाम क्या रहेगा, एक्सप्रेस। और एक्सप्रेस से हम पूरे एप्लीकेशन को क्रिएट करने वाले हैं, मतलब पूरा बैकएंड अपन क्रिएट करने वाले हैं। अब देखो, इसको टर्मिनल को मैं क्लियर कर रहा हूँ और यहाँ पर बैकएंड फोल्डर के अंदर एक फाइल में क्रिएट करूंगा, सर्वर डॉट जेएस। अब ये फोल्डर गलती से क्रिएट हो गया, एक फाइल हमें क्रिएट करनी है। फाइल का नाम रहेगा सर्वर डॉट जेएस। सर्वर डॉट जेएस फाइल के बाद हम एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। फोल्डर का नाम क्या रहता है, एसआरसी। अच्छा, तो एसआरसी फोल्डर का नाम रहेगा, और इस फाइल के अंदर, इस फोल्डर के अंदर एक फाइल हम क्रिएट करेंगे, ऐप डॉट जेएस। और ऐप डॉट जेएस के अंदर अब हम यहां पर बोलेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस, कि भाई एक्सप्रेस को तुम रिक्वायर करो। एक्सप्रेस रिक्वायर, और रिक्वायर हम यहाँ पे बोलेंगे एक्सप्रेस को। एक्सप्रेस रिक्वायर करने के बाद, एक्सप्रेस रिक्वायर करने के बाद हम एक्सप्रेस को करेंगे कॉल। अच्छा, तो ये एक्सप्रेस को कॉल क्यों नहीं किया, मतलब कॉल क्यों किया है, तो यहाँ पर एक्सप्रेस को कॉल करने का मतलब होता है कि सर्वर का एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखो, जब इसमें थोड़ा सा अगर मैं करता हूँ, थोड़ी डिटेल देता है, जो अपना VS कोड है थोड़ी सी डिटेल देता है कि क्रिएट अन एक्सप्रेस एप्लीकेशन, द एक्सप्रेस फंक्शन इज अ टॉप लेवल फंक्शन एक्सपोर्टेड बाय द एक्सप्रेस मॉड्यूल। अब यहाँ पे उसने डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि भाई एक सर्वर क्रिएट करता है, लेकिन ये जो बोल रहा है ना कि क्रिएट्स एन एक्सप्रेस एप्लीकेशन, तो एक्सप्रेस एप्लीकेशन एक सर्वर क्रिएट करती है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही आप एक्सप्रेस को कॉल करते हो, एक सर्वर क्रिएट होता है। ध्यान रखना, सर्वर क्रिएट होता है, उस वो सर्वर स्टार्ट नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं पता है, यहाँ पर इसको स्टोर करते हैं ऐप के अंदर। तो देखो इधर पे होता क्या है, यहाँ पर एक्सप्रेस को कॉल करते हैं। एक्सप्रेस को कॉल करने के बाद हमारे पास एक ऐप में जो भी सर्वर क्रिएट होगा उसको अपन ने रख दिया। रखने के बाद यहाँ से ये जो सर्वर है इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू ऐप। तो यहाँ से अपन ने ऐप को एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद सर्वर डॉट जेएस में हम रिक्वायर करेंगे ऐप को इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर करेंगे अपन ऐप को। इधर का पाथ इसका गलत है, जो अपना पाथ रहेगा ये रहेगा डॉट एसआरसी फोल्डर के अंदर ऐप डॉट जेएस फाइल को। तो ये अपन ने रिक्वायर किया। रिक्वायर करने के बाद अगर मुझे सर्वर को स्टार्ट करना है, अगर मुझे सर्वर को स्टार्ट करना है तो एक मेथड का यूज करना पड़ेगा, इसका नाम रहेगा ऐप डॉट लिसन। और ऐप डॉट लिसन में हम बोलेंगे पोर्ट 3000, कि भाई हमारा जो सर्वर स्टार्ट होने वाला है वो पोर्ट नंबर 3000 पे स्टार्ट होगा, और एक चलाएंगे कॉल बैक। और इस कॉल बैक के अंदर, इस कॉल बैक के अंदर हम, अच्छा ये कॉल बैक चलता है क्या वजह से, ये कॉल बैक देखो, ये कॉल बैक, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये कॉल बैक तब चलता है जब आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका होता है। मतलब कि क्या, हमने यहाँ पे क्या बोला, ऐप डॉट लिसन पे, ऐप डॉट लिसन पे हमने बोला वे सर्वर को तुम स्टार्ट कर दो। ऐप डॉट लिसन का मतलब होता है कि सर्वर को तुम स्टार्ट कर दो। और जैसे ही सर्वर को तुम स्टार्ट करोगे, और जैसे ही सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कॉल बैक के अंदर जो भी लिखोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं इसके अंदर बोलता हूँ कि भाई कंसोल डॉट लॉग, और इधर बोलता हूँ सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस दिस दिस, तो ये तब चलेगा जब सर्वर स्टार्ट हो चुका होगा। हाँ, जब सर्वर स्टार्ट हो चुका होगा और वो एक रेडी स्टेट में कि अब वो रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है,
तब ये कॉल बैक अपना चलता है। और इस कॉल बैक के अंदर हमने क्या बोल दिया, इस कॉल बैक के अंदर हमने बोल दिया कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट दिस, ये जो अपना एड्रेस है, यहाँ पे अभी अपना सर्वर चल रहा है। ओके, और यहाँ पे अभी के लिए मैं एक टेस्ट राउट क्रिएट कर रहा हूँ। टेस्ट राउट जो अपने रहते हैं जनरली, वो हम क्रिएट करते हैं कि जो हमारा सर्वर है वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, कि किसी एरर के कारण बंद तो नहीं हो चुका है, इसलिए अपन क्रिएट करते हैं। एक स्लैश आउट हमने क्रिएट किया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इधर पे अपन बोलेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड हेलो वर्ल्ड। देखो, एक अपन ने डमी राउट क्रिएट किया स्लैश नाम का, और इस राउट के बाद सर्वर को स्टार्ट करने का कोड हम लिख चुके हैं। और एक चीज हम और अपडेट करेंगे, पैकेज डॉट जेसन में मेन प्रॉपर्टी जो रहेगी ये रहेगी सर्वर डॉट जेस। तो हम थोड़ा एंट्री पॉइंट का जो नाम था वो चेंज कर रहे हैं। पैकेज डॉट जेसन में जो अपना एंट्री पॉइंट था वो इंडेक्स डॉट जेएस है, तो बाय डिफॉल्ट रहता है। उसको अभी अपन ने क्या कर दिया, उसको अभी अपन ने कर दिया सर्वर डॉट जेएस। सर्वर डॉट जेएस के बाद हम यहाँ टर्मिनल पे आएंगे और एक कमांड लिखेंगे npx nodemon। npx nodemon अपन ने लिखा, और npx nodemon के बाद इसको अपन करते हैं एंटर। तो होगा क्या, अब होगा कुछ ऐसा, जो तुम्हारा सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। सर्वर स्टार्ट हो चुका है, और सर्वर स्टार्ट होने के बाद अगर मैं आता हूँ पोस्टमैन पे, अगर मैं पोस्टमैन पे आता हूँ तो ये ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ देखो हमारे पास ये पोस्टमैन है, एंड हाँ इसका कलर थोड़ा सा वाइट थीम पे चल रहा होगा, क्योंकि जस्ट अभी मैं क्लास पढ़ा कर आ रहा हूँ, तो उधर पे हम वाइट थीम पे ही पढ़ाते हैं, ऐसा रहता है। तो इधर पे एक नई रिक्वेस्ट अपन क्रिएट करेंगे। नई रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे मैं एड्रेस लिख रहा हूँ http://local host 3000 और स्लैश, ये जो एक राउट हमने क्रिएट किया था इसको मैं करता हूँ सेंड। सेंड करने के बाद रिस्पॉन्स क्या है, रिस्पॉन्स आया हेलो वर्ल्ड। और यही तो आई थिंक अपन ने बोला था, यही हमने बोला था कि भाई अगर स्लैश राउट पे कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो रिस्पॉन्स क्या सेंड करोगे, हेलो वर्ल्ड। तो यहां पर हमने एक सर्वर सेटअप कर लिया है। सर्वर सेटअप करने के बाद, सर्वर सेटअप करने के बाद अब हमें जो नेक्स्ट काम करना रहेगा वो रहेगा एआई इंटीग्रेट करना। सर्वर हम एक्सप्रेस से क्रिएट कर चुके, अब जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा एआई को इंटीग्रेट करना हमारी इस एप्लीकेशन में। तो कैसे करते हैं एक बार देखो, चल तो देखो हमने यहाँ पे बेसिक सा सर्वर अपना क्रिएट कर चुके हैं, और इसके बाद अब हम यहाँ पर एआई इंटीग्रेट करना चालू करेंगे। तो देखो उसके लिए ब्राउजर पे आना, और ब्राउजर पे आने के बाद एक एड्रेस लिखना है, क्या, ai.google.dev। ये एक पर्टिकुलर अपना एड्रेस है, इस पे आना और करना एंटर। एक पेज तुम्हें मिलेगा, और पेज का नाम रहेगा गूगल एआई फॉर डेवलपर। तो गूगल एआई मतलब जो गूगल का एआई है जेमिनाई, उसका हम यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास एक होगा एक्सप्लोर मॉडल्स इन गूगल एआई स्टूडियो, तो इस पे तुम क्लिक करना। क्लिक करने के बाद एक अलग पेज पे पहुंचोगे। दिस इज नॉट माय अकाउंट, सो जस्ट मुझे एक बार स्विच करने दो। तो स्विच करने के लिए आई थिंक इधर पे मुझे स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अकाउंट स्विच कर चुका हूँ, और जो तुम्हारा बाय डिफॉल्ट पेज रहेगा वो ये वाला रहेगा। देखो बाय डिफॉल्ट जहां पर तुम आने वाले हो वो ये एक पेज रहेगा, व्हाट विल यू बिल्ड काइंड ऑफ, इसके जैसा। तो देखो ये जो अपना है ये गूगल का एआई स्टूडियो, मतलब कि जो गूगल का एआई है जेमिनाई, उसका ये स्टूडियो है। उस एआई के साथ आप यहाँ पे टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हो, और अगर सारे टेस्ट सही जा रहे हैं तो आप उसको देन इंटीग्रेट कर सकते हो। लेकिन अभी अपन टेस्ट करके नहीं देख रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट एआई को इंटीग्रेट करेंगे। कैसे, तो उसके लिए ना तुम्हें सबसे पहले जरूरत पड़ती है गेट एपीआई की। ये जो एक बटन आती है यहाँ पे सिंपल सी, इस पे करना क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं पहले भी कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड कर चुका हूँ, तो पहले से कुछ कीज हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी अपन यहाँ पे एक नई की जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर एक और बटन रहेगी जनरेट एपीआई की, यहाँ पे एक जनरेट एपीआई की करके बटन आ रही होगी, इस पे करना क्लिक। क्लिक करने के बाद ये तुमसे पूछ सकता है कि भाई कोई सा प्रोजेक्ट है क्या तुम्हारे पास, अगर नहीं होगा तो एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना, अगर ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्रिएट एपीआई की, थोड़ा सा टाइम ये लेगा और तुम्हारे लिए एक नई एपीआई की को जनरेट कर देगा। तो इसके किया कॉपी, कॉपी करने के बाद आओ यहाँ पर app.js फाइल या VS कोड में आना है, सिंपल सा बैकएंड के अंदर एक फाइल क्रिएट करो जिसका नाम रखना .env। इस फाइल का नाम रखना .env, और इसको हम नाम दे देंगे गूगल अंडरस्कोर जेमिनाई जेमिनाई की। ठीक, और की अपनी रहेगी जो अपन ने जस्ट अभी निकाली है, जो की हमने जनरेट की थी वही अपनी की रहेगी। अब देखो
यहाँ पर की तुम्हें मिल चुकी है, लेकिन इसको यूज करने के लिए तुम्हें एक पैकेज इंस्टॉल करना रहेगा। पैकेज का नाम रहेगा .env। तो सर्वर थोड़ी देर के लिए बंद करना, एक पैकेज इंस्टॉल करना, पैकेज का नाम रहेगा .env। इसको करना इंस्टॉल। इंस्टॉल करते ही server.js में आना, और server.js में बस एक लाइन तुम्हें लिखनी है, कौन सी? रिक्वायर करो। रिक्वायर करने के बाद इधर पे लिखना .env बस ये एक लाइन लिख देना। तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जो तुमने .env फाइल के अंदर वेरिएबल्स क्रिएट किए हो, की जो तुमने रखे हो, इसको अब हम एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के बाद अब देखो, तुम्हें ना वापस आना है वो जो पेज पे, ये जो अपना गूगल एआई स्टूडियो वाला पेज है, इस पे वापस आना। इधर पे एक लिखा होगा एपीआई डॉक्यूमेंटेशन, इधर पे देखो, इधर पे इस साइड पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जैसा कुछ लिखा होगा, इस पे करना क्लिक। क्लिक करने के बाद एक कंप्लीटली नया पेज ओपन होगा, कुछ ऐसा देखो, जेमिनाई डेवलपर एपीआई, कि भाई जेमिनाई के साथ आप डेवलप कर सकते हो चीजों। अब बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि यहाँ पर पाइथन सिलेक्ट हो, बाय डिफॉल्ट हो सकता है यहाँ पे पाइथन सिलेक्ट हो, तो आपको सिलेक्ट क्या करनी रहेगी? नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अपन सिलेक्ट करेंगे नोड जेएस, और नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कोड यहाँ लिखा हुआ है, इसको करना कॉपी। इसको कॉपी करो। कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आओ वीएस कोड पे वापस आने के बाद एसआरसी के अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट करो। फोल्डर का नाम रहेगा सर्विसेज, और सर्विसेज फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करो। फाइल का नाम रहेगा ai.service.js, ये अपनी फाइल का नाम रहेगा। और इस फाइल के अंदर जो कोड तुमने कॉपी किया होगा, उसको कर देना बस पेस्ट। तो पेस्ट करके अगर थोड़ा कोड को पढ़ोगे ना, तो एक चीज तुम्हें मिलेगी कि यहाँ पर एआई, ये जो पैकेज है @Google जनरेटिव एआई, ये पैकेज अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है। तो इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेना ध्यान से, अगर नहीं करोगे तो सर्वर स्टार्ट नहीं हो पाएगा, मतलब स्टार्ट तो हो जाएगा अभी जो कंडीशन में है, लेकिन इसको इंस्टॉल कर लो पहले। तो npm i जनरेटिव एआई, तो इस पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इस कोड में एक चीज और पूछी जाएगी, क्या? योर एपीआई की। यहाँ पर ये जो अपनी एपीआई की है, ये और पूछी जाएगी। तो एपीआई की हमने आई थिंक एनवायरमेंटल वेरिएबल में रखे थे, और इधर पे अपन बोलेंगे प्रोसेस प्रोसेस.env जेमिनाई एपीआई के। अच्छा, ये आई थिंक ये अपनी की का नाम नहीं था, हाँ, गूगल जेमिनाई की। ठीक है, तो इधर पे आएंगे, जेमिनाई की यहाँ पे लगा दिए। और देखो, अब ये जो कोड है, यहाँ पर हम एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, जो भी गूगल का जनरेटिव एआई होता है उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, और फिर हमें मॉडल सेलेक्ट करना रहता है कि भाई कौन सा मॉडल हम यूज करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जेमिनाई बाय डिफॉल्ट जो आपने कोड लेकर आओगे उसमें लिखा होगा जेमिनाई 2.0 फ्लैश। तो ये अभी अपन करंट मॉडल फॉलो कर रहे हैं कि हम इस मॉडल का यूज करेंगे। तो हमारे पास और भी मॉडल होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। गूगल हमें बहुत सारे मॉडल्स देता है। कैसे पता करोगे? देखो, एक सिंपल सा तरीका क्या है, ये जो क्रिएट प्रॉम्प्ट है, इस पे अगर तुम क्लिक करोगे गूगल एआई स्टूडियो के अंदर, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखो, यहाँ पर क्रिएट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करोगे तो इस टाइप का एक यूआई मिलेगा। इस टाइप के यूआई में इधर पे तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा मॉडल का। इस मॉडल पे अगर तुम क्लिक करोगे तो देखो, इधर पे एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा, जेमिनाई 2। और हमारे पास और भी मॉडल्स हैं, फ्लैश प्रीव्यू 2.0, फ्लैश एक्सपेरिमेंट 1.5 प्रो 1.5। तो इधर पे अपने पास बहुत सारे मॉडल्स हैं जेमिनाई। गूगल मतलब कि डेवलपर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही मॉडल्स निकाल के रखा है, तो हमारे पास काफ़ी मॉडल्स हैं, जिसमें से ये जो 2.0 फ्लैश है, ये नए मॉडल्स आए हैं। पहले ये एक्सपेरिमेंटल थे, लेकिन अभी इसको प्रोडक्शन के लिए उन्होंने रेडी कर दिया है, तो काइंड ऑफ बोल सकते हैं स्टेबल हो चुके हैं अब। देखो, तो यहाँ पे अपने पास अगर तुम इन पे हवर करते हो ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये इनका यूज केस भी है। जैसे कि अगर मैं फ्लैश की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फ्लैश की बात करता हूँ, तो इसका यूज केस क्या है? वे प्रोसेसेस 100 लाइन्स ऑफ कोड, सॉरी 10,000 लाइन्स ऑफ कोड, ये 10,000 लाइन ऑफ कोड को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। कॉल टूल्स नेटिवली, ये टूल्स को कॉल कर सकता है। टूल्स क्या होते हैं वैसे? अच्छा हाँ, अगर तुम्हें मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें एआई एजेंट्स बनवाने, तो उसके लिए ना कमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि हाँ, ये तो बस मैं एआई यूज कैसे करना है वो बता रहा हूँ। अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक एआई एजेंट बनवाना है, अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक एआई एजेंट बनाना है जो तुम्हारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर पाए, तो उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बताऊंगा, मुझे पता भी चलना चाहिए कि तुम्हें चाहिए, तो तभी मैं वहां पे बताना चालू करूंगा। अब देखो, यहाँ पर हम फ्लैश जो है वो है
टूल्स को कॉल कर सकते हो। टूल्स क्या होता है, एआई एजेंट में कुछ होता है, स्ट्रीम इमेजेस एंड वीडियोस इन रियल टाइम, तो स्ट्रीम भाई इमेज को स्ट्रीम कर सकता है, ऐसा कुछ है। लाइट जो है इसका यूज केस अगर अपन देखते हैं लाइट वाले का, जस्ट एक सेकंड मुझे तो, यहाँ देखो ये भी 10,000 लाइन को कर सकता है, स्ट्रीम इमेजेस सेम ही है दोनों, तो आई थिंक उसकी लेकिन कैपेबिलिटी कम होगी, कुछ तो डिफरेंस होगा। एंड एक्सपेरिमेंट को अगर अपन देखते हैं तो जस्ट ये इसका थोड़ा सा यूआई है अजीब सा, तो नेटिव टूल यूज एंड ये दिस इज रेट पर लिमिट, ये भी आपको मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर हम आते हैं, अभी जो हम कौन सा टूल यूज करने वाले हैं, अभी अपन यूज करेंगे जेमिनी 2.0 फ्लैश, जो कि बाय डिफॉल्ट वहां पे लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं टूल कौन सा यूज करने वाले हैं, अभी हम टूल यूज करेंगे जेमिनी 2.0 फ्लैश, और इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि भाई ये स्पेसिफिसिटी क्या है इसकी, कि भाई ये 10,000 लाइन को एक साथ लाइन ऑफ कोड जो है उसको यूज कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, टूल्स को यूज कर सकता है और स्ट्रीम कर सकता है इमेजेस को और वीडियोस को। अभी अपन ये मॉडल का यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर टूल को या जो मॉडल है उसको यूज करने के लिए पहले हमें एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, और इस प्रॉम्प्ट के साथ अभी अपन ने क्या बोला, एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क्स, ये अपन ने प्रॉम्प्ट देके रखा है। और अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट कोड को रन नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ, वो फंक्शन क्या करेगा, वो फंक्शन आपके लिए प्रॉम्प्ट एक्सेप्ट करेगा एज अ आर्ग्यूमेंट, एंड एआई को वो प्रॉम्प्ट देगा, और एआई जो भी कंटेंट जनरेट करके देगा उसको देन हम यूजर को दिखा पाएंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ये रहेगा एक असिंक फंक्शन, और असिंक फंक्शन के बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल्स टू अवेट, और अवेट पे हम बोलेंगे मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट दिस वन, और इधर पे हम रिटर्न करेंगे, वे रिटर्न कर दो तुम रिजल्ट रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, और इसके बाद फंक्शन यहीं पे बंद हो जाएगा। अब देखो ये जो फंक्शन है अपना, ये जो हमारा फंक्शन है, इसको यहां से मैं करूंगा एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें इस फाइल में यूज नहीं करना है, इसमें तो बस कोड अपन लिख रहे हैं। जिस फाइल में यूज करेंगे वो रहेंगे अपनी कंट्रोलर्स वाली फाइल। कंट्रोलर्स वाली फाइल क्या होती है, जस्ट थोड़ी देर में बना रहा हूँ, बस थोड़ी देर में बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू जनरेट कंटेंट, ये एक फंक्शन मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद अब थोड़ा ध्यान से देखना, इधर पे एसआरसी के अंदर एक और फोल्डर में क्रिएट कर रहा हूँ, फोल्डर का नाम रहेगा राउट्स फोल्डर के अंदर एक सिंपल सी मैं फाइल क्रिएट करूंगा ai.routes.js, और यहाँ पर वापस से अपन रिक्वायर करेंगे एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम नहीं, वो तो फ्रंट एंड में अपना रहता है, रिक्वायर एक्सप्रेस, और रिक्वायर एक्सप्रेस के बाद हम यहाँ पे बोलेंगे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस राउटर, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू राउटर। तो यार राउटर अपन ने यहां से एक्सपोर्ट किया, राउटर एक्सपोर्ट करने के बाद अब यहां पर मैं रिक्वायर करूंगा इधर पे एक राउट हम पहले क्रिएट करेंगे, राउटर डॉट गेट, और गेट में मैं बोलूंगा स्लैश गेट रिस्पॉन्स, ये एक मैं राउट क्रिएट कर रहा हूं, और इस राउट पे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स में इस पर्टिकुलर राउट पे जो आपका यूजर रहेगा वो आपके लिए कुछ प्रॉम्प्ट भेजेगा, और उस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसको मैं बोल रहा हूँ कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी प्रॉम्प्ट, और अगर बाय चांस प्रॉम्प्ट नहीं आया, अगर हमारे पास प्रॉम्प्ट नहीं आता है, तो यहीं से अपन सीधा रिस्पॉन्स पास कर देंगे कि भाई सॉरी हमें कोई प्रॉम्प्ट नहीं मिला है, हम इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते। अगर एआई से कुछ काम करवाना है तो वहां पर आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा, अगर प्रॉम्प्ट ही नहीं आएगा तो आप उससे काम क्या करवाओगे, ऐसा रहेगा। सेव करें आप। अच्छा एक चीज और, ये जो हम कंट्रोलर यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, बाय द वे इसको कंट्रोलर बोलते हैं, इस कंट्रोलर जो हम क्रिएट कर रहे हैं ये कंट्रोलर यहाँ क्रिएट नहीं होता, ये क्रिएट होता है एसआरसी फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर। तो ऐसा क्यों, या मतलब क्रिएट तो कर सकते थे, क्रिएट क्यों नहीं किया, तो इसका सिंपल सा आंसर है, प्रोडक्शन पे जब हम बात कर रहे होते हैं तो हर एक चीज की, हर एक कोड की एक पर्टिकुलर फाइल में जगह होती है। राउट्स फाइल के अंदर आप बस राउट क्रिएट करते हो और कौन सा कंट्रोलर चलने वाला है वो बताते हो, लेकिन जो आपको कंट्रोलर क्रिएट करना है वो आप क्रिएट करते हो कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर। और यहां पर एक नई फाइल क्रिएट करूंगा ai.controller.js, ai.controller और .js। इसके बाद यहां पर एक मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू, हम यहाँ पे बोलेंगे एक फंक्शन
दिस वन। तो देखो सेम ही फंक्शन है जो अपन ने वहां पे क्रिएट किया था, यहाँ पे लेकर आ गए हैं बस। अब देखो यहाँ पर हम एक चीज और रिक्वायर करेंगे, कॉन्स्ट एआई सर्विस। कॉन्स्ट एआई सर्विस रिक्वायर, और रिक्वायर हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई इधर पे आप रिक्वायर करो सर्विस फोल्डर के अंदर जो हमारी एआई सर्विस है उसे आप रिक्वायर करो। एआई सर्विस रिक्वायर करने के बाद ये जो हमारा मॉड्यूल है, सॉरी जो हमारा कंट्रोलर है, या असिंक होगा। असिंक होने के बाद हम यहाँ पे रिस्पॉन्स का वेट करेंगे, अवेट। और जो हमारा एआई सर्विस जो है, जो हमारी एआई सर्विस है, इसके अंदर प्रॉम्प्ट को पास कर देंगे। एआई सर्विस क्या थी अपनी? एआई सर्विस थी हमारा ये जनरेट कंटेंट। हमारा ये जो जनरेट कंटेंट फंक्शन हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया था, उसको रिक्वायर किया हमने एआई सर्विस के अंदर, और एआई सर्विस के अंदर प्रॉम्प्ट को अपन ने पास कर दिया। अब देखो जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आने वाला है उसको अपन कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिस्पॉन्स, ये अपन ने बोल चुके। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो कंट्रोलर हमने क्रिएट किया है इसे हम रिक्वायर करेंगे राउट्स के अंदर। तो इधर पे आते हैं, कॉन्स्ट एआई कंट्रोलर इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर हम बोलेंगे कि भाई जो हमारा कंट्रोलर्स के अंदर एआई कंट्रोलर है उसे आप रिक्वायर करो। और इधर पे हम बोलेंगे एआई कंट्रोलर के अंदर जो हमारा इसका नाम मैं बोल सकता हूँ गेट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसका नाम मैं रख रहा हूँ गेट रिस्पॉन्स, और इधर पे अब मैं यूज कर सकता हूँ गेट रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे अपन ने गेट रिस्पॉन्स कंट्रोलर को रिक्वायर करके यूज किया है। और एक चीज हमारी और बच रही है ऐप डॉट जेएस में, कॉन्स्ट एआई राउट्स। जो हमारे एआई राउट्स हैं इसको यहाँ पे और यूज करना रहेगा, रिक्वायर राउट्स के अंदर एआई राउट्स। और यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई अब आप यहाँ पर यूज करो ऐप डॉट यूज स्लैश एआई एआई राउट्स। तो पता है होने क्या वाला है, अब हमारे सर्वर पे कुछ भी रिक्वेस्ट आएगी, कुछ भी रिक्वेस्ट आएगी किसी भी एपीआई पे आएगी, अगर वो एपीआई स्लैश एआई से स्टार्ट होगी तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? एआई राउट्स पे। तब देखो यहाँ पे अब मैं पोस्टमैन पे, अच्छा एक चीज और, मुझे एक चीज और चेक करनी है, npx नोडेमॉन, क्या हमारा सर्वर चल रहा है अभी तक? ठीक है, सर्वर चल रहा है अपना प्रॉपर तरीके से। एंड इसके बाद अब पोस्टमैन पे आके मैं यहाँ पर एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करने वाला हूँ, http:// लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश एआई स्लैश गेट, हमारा राउट क्या था? गेट रिस्पॉन्स। ठीक, गेट रिस्पॉन्स। और गेट रिस्पॉन्स के बाद पेरेंट्स में मैं भेज रहा हूँ प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट के बाद और इधर पे लिख रहा हूँ मैं हेलो जेमिनाई। ठीक है, हेलो जेमिनाई। एंड इधर पे लिखूँ कैन यू हेल्प मी विथ माय कोड। तो इधर पे अपन लिखेंगे विथ माय कोड, इतना अपन लिख रहे हैं। तो इधर पे आएगा क्वेश्चन मार्क, और इसको अब मैं कर रहा हूँ सेंड। सेंड करने के बाद देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट गई है, और वो थोड़ा सा टाइम ले रही है। क्यों? क्योंकि ये जो डेटा है ये कहाँ गया है? ये गया है आपके एआई के पास, मतलब कि गूगल के कहीं सर्वर पे गया होगा जहाँ पे उनका एआई चल रहा होगा। और उस एआई पे ये डेटा गया, और उस एआई ने अब हमें कुछ कोड जनरेट करके दिया है। और ये क्या बोल रहा है? देखो इसने कुछ कोड जनरेट करके दिया है। तो of course I would love to help to give you the best assistant. Please provide me the following information, the code, please share the code snippet, this. तो उसने मतलब कि AI जो है अपना वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और प्रॉपर तरीके से काम करने के बाद इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने हमारे बैकएंड पे एआई को इंटीग्रेट कर चुके हैं। और एआई इंटीग्रेट करने के बाद अब उसको थोड़ा सा हमें ट्यून व्यून करना पड़ेगा कि अगर उसको हम कोड देंगे तो हमें वो रिव्यू करके दे कि भाई इस कोड में आप क्या सुधार सकते हो, इसमें क्या क्या गलतियां हैं, और इसमें हम और क्या क्या चीजें अच्छी कर सकते हैं। तो ये रिव्यू के लिए उसको थोड़े से अलग से इंस्ट्रक्शन देने रहेंगे। तो वो कैसे देते हैं अब देखेंगे। चल तो देखो यार, यहाँ पर अभी तक हमने क्या कर लिया है कि हम कुछ रिस्पॉन्स, मतलब कि बोल सकते हो कुछ प्रॉम्प्ट बोलते हैं एआई को, और प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग एआई अपना काम करके दे देता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर भाई पूरा एक बोल सकते हो बहुत सारा कोड देना है, उसमें हजारों लाइन का कोड भी हो सकता है और शायद एक दो लाइन का कोड हो। तो लेकिन बहुत ज्यादा कोड हो सकता है। अब क्योंकि डेटा जो है अपना, मतलब कि लाइंस ऑफ कोड जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं, तो फ्रंट एंड से बैक एंड तक पहुंचाने का जो तरीका रहता है, जो मेथड तुम बोलते हो, वो अपनी रहती है क्या? पोस्ट।
हम यहाँ पे कौन सा बनाते हैं, पोस्ट। अब देखो, हम यहाँ पे मेथड को अगर चेंज करते हैं तो जो डेटा आ रहा होता है, जो डेटा आ रहा होता है जनरली अगर अपन रेस्ट एपीआई को फॉलो करते हैं तो वो डेटा आता है अपने पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। तो यहाँ पे अभी मैं यूज करूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होगी, अभी प्रॉब्लम बस इतनी रहती है कि अगर तुम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज कर रहे हो, अगर तुम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी का यूज कर रहे हो तो तुम्हें एक और मिडलवेयर का यूज करना पड़ता है, और वो मिडलवेयर अपना रहता है ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन। तो एक्सप्रेस डॉट जेसन और एक्सप्रेस डॉट जेसन, अगर ये एक मिडलवेयर, अगर इस मिडलवेयर का तुम यूज नहीं करोगे तो प्रॉब्लम बस इतनी रहेगी कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अनडिफाइंड आएगी। तो एक बार इसको कमेंट करके रन करके देख लेना, तो तुम्हें एक एरर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपने पास ये जो एक बोल सकते हो राउट अपन ने क्रिएट किया है, इसको गेट रिस्पॉन्स की जगह मैं यहाँ पे बोलूंगा गेट रिव्यू। गेट रिव्यू थोड़े से मतलब कि चेंज में कर रहा हूँ नेम इनके, गेट रिव्यू। और ये जो अपना एक कंट्रोलर है इसका नाम भी मैं चेंज कर रहा हूँ विथ गेट रिव्यू, और गेट रिव्यू को रीनेम में करूंगा एआई कंट्रोलर के अंदर दिस वे। तब देख यहाँ पे अपन चेंज तो कर दे रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर पूरे प्रॉपर तरीके से इसका नाम चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमें एक चीज और चेंज करनी पड़ेगी। चेंज क्या करनी पड़ेगी, हमें चेंज करना पड़ेगा कि भाई जो अपना मॉडल है, जो हमारा एआई है, उसको चीजें पता रहे कि वो क्या है, वो क्या करता है, काइंड ऑफ कि लाइक वो उसका रोल क्या है, लाइक उसका रोल क्या है कि वो कोड को रिव्यू करेगा। हमें एआई को बताना पड़ता है, क्यों? क्योंकि एआई को पता नहीं है कि नहीं है कि यूजर उससे क्या करवाना चाहता है। एआई को पता नहीं रहता कि यूजर को क्या करवाना चाहता है। आप एआई को जितने अच्छे तरीके से बताओगे कि भाई तुम्हारा रोल क्या है, तुम्हारा रोल है कि तुम्हें कोड को रिव्यू करके बताना पड़ेगा कि कोड में क्या क्या प्रॉब्लम है। फिर कोड को जब तुम रिव्यू कर लोगे तो तुम हमें बताओगे कि उसके अंदर इंप्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, अभी वो जो कोड है वो पर्टिकुलरली कहाँ पर फेल होगा, और बेस्ट प्रैक्टिस उसके साथ क्या की जा सकती है। तो ये सारी चीजें पहले एआई को बतानी पड़ेगी, फिर हम उसको कोड देंगे, और कोड देने के बाद देन वो हमें प्रॉपर तरीके से हमें रिव्यू करके देगा। तब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इधर पे अपन सिंपल सा एक काम करेंगे एआई सर्विसेज के अंदर। जब आप मॉडल क्रिएट करते हो ना, जब आप यहाँ पे मॉडल क्रिएट करते हो तो इधर पे पता है बहुत सारी चीजें आप और दे सकते हो। जैसे कि क्या, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हो सिस्टम इंस्ट्रक्शन। सिस्टम इंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पे अब एक प्रॉपर तरीके का हमें बोल सकते हो सिस्टम इंस्ट्रक्शन पास करना है कि भाई तुम जो हो एक कोड रिव्यूअर हो। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यू आर अन code reviewer who have an expertise expertise in development, expertise in development, and you look for the code and find the problems, and then suggest the solution to the developer, and you always try to। ठीक है, तो देखो अभी अपन ने यहाँ पर एक सिस्टम इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या है कि भाई यू आर एन कोड रिव्यूअर हु हैव एक्सपर्टीज इन, एक्सपर्टीज की स्पेलिंग मुझे पक्का पता है कि ये गलत लिखी गई है, लेकिन वो उतना हैंडल कर लेगा। इन डेवलपमेंट यू लुक फॉर द कोड एंड फाइंड द प्रॉब्लम्स एंड सजेस्ट द सॉल्यूशन टू डेवलपर। और यहाँ पे अपन ने एक लाइन और ऐड की है। तब पता है होगा क्या, अब यहाँ पर जब मैं उसको कोड दूंगा, जब मैं उसको कोड दूंगा तो उसके पास एक कॉन्टेक्स्ट रहेगा कि भाई उसका रोल क्या है, उसका लाइक बैकग्राउंड क्या है, और उसको क्या करना रहता है। अब देखो यहाँ पर आते हैं, और एआई सर्विस ये तो अपन दे चुके हैं ऑलरेडी। पोस्टमैन पे आएंगे, हमने यहाँ पर क्योंकि इसको तो अभी चाहिए नहीं, जो हमारा राउट था वो चेंज होगा, और बॉडी के अंदर मुझे कुछ डेटा भेजना रहेगा। तो रॉ फॉर्मेट में कुछ डेटा मुझे भेजना है, प्रॉम्प्ट काइंड ऑफ हम बोलना ठीक नहीं रहेगा, इधर पे अब मैं इसका नाम दूंगा कोड, और कोड के अंदर अब मुझे कुछ डेटा पहुंचाना रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये जो अपना कंट्रोलर है इसमें अपन पहले प्रॉम्प्ट रिसीव कर रहे थे, तो इसके अंदर अब मैं बोलूंगा कोड, और कोड के बाद इधर पे अपन लिखेंगे कोड, एंड फाइनली यहाँ पे आएगा अपना कोड। ओके, तब देखो यहाँ पर आते हैं, कोड मुझे कुछ लिखना है तो कोड में सिंपल सा भी एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक टेम्प फाइल क्रिएट कर रहा हूँ।
temp.js जस्ट टेम्परेरी है, इधर पे एक फंक्शन अपन क्रिएट कर रहे हैं और फंक्शन के अंदर सम नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और सम नाम के फंक्शन में कुछ गलतियां मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, कुछ गलतियां मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ और इधर पे मैं बोल रहा हूँ रिटर्न ए प्लस बी। तब अगर तुम यहां देखोगे तो इस फंक्शन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहां पर अपन ए प्लस बी को ऐड तो करवा रहे हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट में मांग नहीं रहे। लेकिन यही यही सेम कोड मैं यहां पर पास करूंगा रिव्यू के लिए। देखो अब ये कोड अपन दे चुके हैं और ये कोड अभी ऐसे जा नहीं रहा है। ओके, तो आई थिंक मैं इसको बैकटिक में दे सकता हूँ, पेस्ट। तो आई थिंक ये अभी भी नहीं जा रहा है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या हो रही है? सो आई थिंक this one function hmm empty array and this one ओके। सो आई थिंक मुझे इसको एक लाइन में पास करना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम होगी। दिस वन। ओके, तो ये अपना एक फंक्शन है और फंक्शन को अपन ने जस्ट एक लाइन में पास करना रहेगा लेकिन वो हैंडल अपन कर लेंगे बाद में। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सेंड करता हूँ, सेंड करने के बाद ये एक एरर बोल रहा है कि भाई सॉरी दिस दिस इज नॉट फाउंड। ऑफ कोर्स इसको नहीं मिलेगा क्योंकि जो अपनी मेथड है वो क्या है, पोस्ट। और अब अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो बैड रिक्वेस्ट बोल रहा है प्रॉम्प्ट इज रिक्वायर्ड, प्रॉम्प्ट इज रिक्वायर्ड, लेकिन ये उसको नहीं बोलना चाहिए था। तो एआई कंट्रोलर के अंदर आते हैं, रिक्वायर, ओके, तो इधर पे कोड आएगा ना कि प्रॉम्प्ट। ओके, अब अगर सेंड करते हैं, देखो अब जो अपना कोड है वो गया है एआई के पास और वो उसको रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद कुछ चेंजेस हमें बताएगा। तो देखो उसने कुछ चेंजेस हमें बताए हैं, इन चेंजेस को मैं करूंगा कॉपी और कॉपी करने के बाद अभी क्योंकि सही तरीके से वो दिख नहीं रहे हैं तो इधर पे अभी मैं एक एमडी फाइल बना रहा हूँ जहां पे तुम उसको प्रॉपरली देख पाओगे। तो temp.md, इस फाइल में अपन ने पेस्ट किया रिस्पॉन्स को और रिस्पॉन्स पेस्ट करने के बाद अब बहुत बड़ा सा उसने रिस्पॉन्स दिया है लेकिन एग्जैक्टली रिस्पॉन्स दिया क्या है इसके लिए इसको प्रीव्यू में मैं भी ले रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर, तो इसने देखो अब ये सीधा बोल रहा है, देखो अब ये हमें एक कहानी सुना रहा है कि ओके आई रिव्यूड योर जावास्क्रिप्ट फंक्शन, हेयर्स व्हाट आई फाउंड इश्यूज। इश्यूज क्या है कि भाई यहाँ पर जो ए और बी वेरिएबल्स, जहां पर ये ए और बी वेरिएबल्स है ये डिक्लेयर नहीं है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल, लैक ऑफ इनपुट कि भाई फंक्शन कहीं से भी इनपुट नहीं मांग रहा, मिसिंग सेमीकॉलन, मिसिंग सेमीकॉलन कहाँ पे बोल रहा है ये, हैंडल्स मिसिंग सेमीकॉलन और इट्स जनरली बेस्ट प्रैक्टिस इंक्लूड। ओके, तो ये बोल रहा है रिटर्न के आगे सेमीकोलन बस उसने लगाया, ठीक है, तो वो कुछ गलतियां भी कर रहा है। ओके, रिकमेंडेशन, तो ये बोल रहा है कि ये सही कोड है आप इसको फॉलो कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन, चेंजेस जो उसने किए हैं व्हाई इट्स बेटर, ये प्रेडिक्टेबल, रीयूजेबल, क्लियर इंटेंट एंड एग्जांपल ऑफ यूजेज वो ये भी दे रहा है। तो अल्टरनेटिव AS6 फेडरो फंक्शन आप बना लो, इसका यूज भी आप कर सकते हो। तो काफी अच्छे तरीके से उसने हमें रिव्यू करके दिया है। अब देखो वो रिव्यू कितने अच्छे तरीके से करेगा, वो रिव्यू कितने अच्छे तरीके से करेगा वो पूरा डिपेंड करेगा किस पे पता है, वो पूरा डिपेंड करेगा इस सिस्टम इंस्ट्रक्शन पे। तो इस सिस्टम इंस्ट्रक्शन को मैं और अच्छा करने वाला हूं, मतलब कि थोड़ा इस इंस्ट्रक्शन को और अच्छे तरीके से मैं लिखूंगा अभी। तो जब इसको अगली बार तुम देखोगे तो ये थोड़ा सा बड़ा और हो जाएगा और थोड़ा और अच्छे तरीके से तुम्हें दिख रहा होगा। तो सिस्टम इंस्ट्रक्शन मैं इसको और अच्छा करने वाला हूँ अभी के लिए। चलो, तो यहाँ देखो यहाँ पर मैंने सिस्टम इंस्ट्रक्शन लिखवाया हूँ, मतलब कि मैंने भी प्रॉपर नहीं लिखा हूँ, प्रॉपर एआई का मैंने यूज़ किया हूँ सिस्टम इंस्ट्रक्शन लिखवाने के लिए। तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि एआई का इंस्ट्रक्शन एआई ही लिख रहा है। तो हाँ, लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है वो काफ़ी क्लियर आया है अब। हाँ, थोड़ा सा वो बड़ा हो चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन तुम इसको पढ़ सकते हो, गिटहब रिपो भी पढ़ सकते हो या स्क्रीन पे अगर वीडियो पॉज करना है तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। तो इतना बड़ा कुछ एक्सटेंशन अपन ने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखवाया है। और अब अगर मैं यहाँ पर सेम कोड जो हमारे पास था इसी को वापस से सेंड करूंगा, इसी चीज को मैं वापस से सेंड करूंगा, तब ये एक एरर दे रहा है। और एरर क्या आ रहा है चेक करना पड़ेगा। तो एरर अभी हमें यहाँ पे मिलेगा, कुछ तो आ रहा है, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। तो रिस्पॉन्स उसको नहीं मिल रहा है। रिस्पॉन्स कहाँ पे नहीं मिल रहा है इसको, आई थिंक कंट्रोलर जेएस में सर्विस के अंदर 57 लाइन पे। ओके, तो 57th लाइन पे उसको एआई सर्विस के अंदर रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिल रहा एक बार। ओके, तो रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, सो आई थिंक इधर पे कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। 57, ओके ओके ओके, दिस वन यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसको मुझे बस स्केप करवाना पड़ेगा। ओके, सो ये जस्ट एक बैक स्लैश होता है तो वो स्केप कर देता है बस। अब देखो इसको किया सेव, सेव करने के बाद सर्वर अपना प्रॉपर तरीके से चल रहा है और पोस्टमैन से सेम मैं कोड भेज रहा हूँ रिव्यू के लिए।
सेंड किया, वो वेट करेगा। वेट करने के बाद अब हमें थोड़ा एक अच्छा और रिव्यू मिलना चाहिए, तो इसको करता हूँ मैं पूरा कॉपी। कॉपी करने के बाद एंड अब अगर आते हैं सेम फाइल जो अपनी पहली टेम्प फाइल थी, टेम्प डॉट एम डी, इसके अंदर ही मैं पूरी चीज़ को देखो, पहले उसने कितना सारा कंटेंट 76 लाइन का जनरेट किया था, और अब अगर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो 35 लाइन का उसने कंटेंट जनरेट किया, जस्ट उसने हाफ कर दिया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस बार उसने कंटेंट अच्छा जनरेट किया होगा, तो इसको मैं प्रीव्यू पे डाल रहा हूँ। प्रीव्यू पे डालने के बाद यहाँ देखो बैड कोड, भाई सीधा बोल रहे हैं कि कोड जो आपने लिखा वो खराब था। इशू क्या थे, ये सारे इशू थे उसके अंदर। रिकमेंडेड फिक्स क्या है, उसने सीधा बोल दिया। इंप्रूवमेंट क्या हो सकती है, एडिशनल नोट्स क्या हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर उसने सिस्टम इंस्ट्रक्शन और अच्छे से देने के बाद उसने और अच्छे तरीके से काम किया। एआई के साथ जब आप काम करते हो तो पता है दो चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड रहती हैं कि भाई एआई कैसा काम करेगा। पहला रहता है सिस्टम इंस्ट्रक्शन, कि आपने उसको कैसा इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। जितना क्लियर इंस्ट्रक्शन होगा उतने अच्छे तरीके के साथ आपका एलएलएम, आपका एआई काम करेगा। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉन्टेक्स्ट, कि आपने एआई को क्या कॉन्टेक्स्ट दिया है, क्या डेटा फीड किया है, वो कॉन्टेक्स्ट दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अभी के लिए कॉन्टेक्स्ट तो खैर अपन यूज नहीं कर रहे हैं, बट अगर यूज करना हो तो कमेंट करना पड़ेगा। कमेंट करो फिर शायद मैं बना दूंगा वीडियो, अगर मेरा बनूंगा। कमेंट अगर अच्छे करोगे तो मैं बना दूंगा। अब देखो यहाँ पे अपन सिस्टम इंस्ट्रक्शन काफी अच्छे तरीके से कर चुके हैं, और सिस्टम इंस्ट्रक्शन अपना काम हो चुका है। लेकिन एक काम अभी अपना और बचेगा, कि यहाँ पर प्लेन अगर इसको अपन ने ऐसा का ऐसा दिखा दिया तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी। प्रॉब्लम बचती रहती है कि एरर एरर के थोड़े चांसेस रहेंगे, तो एरर को हैंडल करने का भी हमें देखना रहेगा। तो काइंड ऑफ अपना कोड तो कंप्लीट हो चुका है, जब हम इसको इंटीग्रेट करने अब आएंगे तो बस एरर हैंडलिंग थोड़ा सा देखना रहेगा। तब वो फ्रंट एंड बनाते बनाते हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे और एरर हैंडलिंग भी देखेंगे। तो अब फ्रंट एंड और इंटीग्रेशन देखेंगे। चल तो यार हमने अभी तक बैक एंड डेवलप कर चुके हैं हमारा पूरा, और अब इसके आगे हमें एक यूआई बिल्ड करना है। तो देखो यूआई में क्या सोच रहा था कि यूआई का पहले हम यहाँ एक काइंड ऑफ लेआउट काइंड ऑफ बिल्ड करते हैं कि यूआई हमारा कैसा दिखने वाला है। तो उसके लिए एक्सेलीड्रॉ, ये एक कैनवास है, ये मेरे कुछ क्लासेस का है तो इनको अभी इग्नोर करना। और यहाँ पे आई थिंक मैं इसको हटा सकता हूँ। सो जस्ट इन सबको मैं अभी हटा रहा हूँ। और देखो जो हमारा अब लेआउट होगा, जो हमारा लेआउट होगा, देखो यहाँ पर जो हमारा लेआउट होने वाला है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्क्रीन होगी। देखो हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन होने वाली है, डेस्कटॉप की अपनी स्क्रीन रहेगी। अब इसके अलावा यहाँ पर बस मुझे इसकी जो स्ट्रोक विड्थ है ये कम करनी है। देखो तो ये हमारी एक स्क्रीन होने वाली है। इस स्क्रीन में होगा क्या, इस स्क्रीन में हमारे पास यहाँ पर ये जो इतना आधा एरिया जो हमारा रहेगा, ये जो हमारा आधा एरिया रहेगा, ये रहेगा हमारे कोड के लिए। मतलब कि जो यूजर को कोड रिव्यू करवाना है वो इस एरिया में वो डालेगा, इस एरिया में वो कोड को डालेगा। और कोड रिव्यू के बाद उसके पास यहाँ पर एक होगी बटन, उसके पास यहाँ पर एक बटन होगी, मतलब इतनी बड़ी नहीं होगी, काइंड ऑफ जस्ट हाँ। तो यहाँ पे उसके पास एक बटन होगी, और इस बटन को जैसे ही वो क्लिक करेगा, यहाँ पर इस बटन को जैसे ही वो क्लिक करेगा तो देन उसके पास एक और लेआउट ओपन होगा। यहाँ पर एक लेआउट काइंड ऑफ ओपन होगा, और इस लेआउट के अंदर, इस लेआउट के अंदर हमारे पास जो भी हमारे एआई ने रिव्यू करके दिया होगा कोड, वो पूरा का पूरा डेटा इधर पे दिखेगा। तो प्रिटी सिंपल, हम जस्ट इतना लेआउट रखने वाले हैं, और इसी लेआउट में हम पूरा हमारा यूआई बनाएंगे। तो ये सेम लेआउट हम क्रिएट करने वाले रिएक्ट के साथ। तो रिएक्ट से क्रिएट करने के लिए हम आते हैं हमारे वीएस कोड पे, और एक फोल्डर मुझे क्रिएट करना रहेगा। तो एक नया टर्मिनल में ओपन करूंगा, नया टर्मिनल अपन कोड रिव्यू के अंदर है। इधर पे मैं कमांड लिखूंगा npm क्रिएट वाइट, और इधर पे अपन लिखेंगे @latest, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास इसका नाम पूछा जा रहा है, तो नाम मैं बोल रहा हूँ फ्रंट एंड। हम बैक एंड का नाम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, और अब हम फ्रंट एंड क्रिएट करेंगे। और फ्रंट एंड का एफ जो रहेगा इसको मैं कैपिटल रख रहा हूँ, फ्रंट एंड। और पैकेज नेम ठीक है, आप फ्रंट एंड आप रख सकते हो। रिएक्ट हम यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट हम यूज करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड नाम का एक फोल्डर आ चुका है। अब फ्रंट एंड नाम का एक फोल्डर आ चुका है, इस फोल्डर के हम चलेंगे अंदर फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड के बाद सबसे पहले जो हमारी कमांड रहेगी वो क्या रहेगी, वो रहेगी npm i। npm i, npm i के बाद हम एक कमांड और रन करेंगे, जिससे हमारे फ्रंट एंड का सर्वर चालू हो जाएगा, मतलब जो हमारा रिएक्ट है वो चालू हो जाएगा। तो देखो तो हमारे पास पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं, और एक कमांड अब मैं रन कर रहा हूं npm run
डेव, और रन डेव अपन जैसे ही रन करते हैं तो यहाँ पे हमारा पैकेज, सॉरी, जो हमारा सर्वर है वो चालू हो जाएगा। और अब अगर मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, अगर मैं ब्राउज़र पे आता हूँ, लोकल होस्ट 5173, इधर पे देखो हमारे पास जो अपना फ्रंट एंड है वो चालू हो चुका है। थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो क्योंकि वो जूम इन करके रखा था मैंने। देखो अपना जो वाइट प्लस रिएक्ट है ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब चालू हो चुका है। यूआई तो अभी बनाना है हमें। तो देखो इधर पे आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। इधर पे अब हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी रहेंगी, जैसे ऐप डॉट सी एस एस जो हमारी फाइल है, इसको मैं पूरी तरीके से हटा सकता हूँ। और उसके अलावा मुझे यहाँ पर ऐप डॉट जे एस फाइल जो है, हाँ, तो ऐप डॉट जे एस फाइल के अंदर अभी मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक एम्प्टी अपन पास कर रहे हैं। और इसका अगर रिटर्न करता हूँ तो देखो ये पूरा एम्प्टी हो चुका है। अब इसके बाद ऐप डॉट सी एस एस, इसको मैं पूरा हटा रहा हूँ, एकदम नील कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो अपनी बेसिक सी एस एस होती है, बॉयलर पिट जो रहती है, वो मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पर अब कुछ यूआई मुझे क्रिएट करना है। यूआई कुछ लेआउट मुझे क्रिएट करना है, इसके जैसा मुझे लेआउट क्रिएट करना है। तो ये लेआउट अब हम क्रिएट करने वाले हैं। कैसे करेंगे चलो देखते हैं। तो देखो यार, अब हमें यहाँ पे लेआउट बिल्ड करना है। और लेआउट बिल्ड करने के लिए ये जो हमारा ऐप फंक्शन है, ऐप कंपोनेंट है, इसमें मैं एक एलिमेंट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम रहेगा मेन। मेन एलिमेंट के अंदर ही हम सारा कोड लिखने वाले हैं। अब मेन एलिमेंट जो अपना रहेगा, इसमें अपने दो पार्ट होंगे। कौन कौन से? देखो जो हमारा डायग्राम था, जो हमारा लेआउट था, इसमें एक पार्ट है अपने पास, दिस इज लेफ्ट। एक हमारे पास लेफ्ट पार्ट है और एक अपने पास राइट पार्ट है। तो दोनों को अभी मैं लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर एक अपने पास रहेगा लेफ्ट पार्ट और एक अपने पास रहेगा राइट पार्ट। ओके। अब जो अपना लेफ्ट पार्ट है, जो हमारा लेफ्ट पार्ट है, इसमें भी अब दो चीजें होने वाली। एक हमारा रहेगा कोड जो इस पूरे के अंदर आ रहा होगा, और एक अपने पास रहेगी बटन। तो ये दोनों हमें क्रिएट करने हैं। तो लेफ्ट वाले के अंदर हमारे पास कोड आ रहा होगा, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ कोड। और कोड के बाद हमारे पास एक आ रही होगी बटन। तो इधर पे मैं लिख रहा हूँ एक रिव्यू की बटन, कि रिव्यू की बटन हम काइंड ऑफ यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। और राइट के अंदर काइंड ऑफ बोल सकते हो, जो हम मार्क डाउन आने वाला है हमारा, जिसमें हमारा कोड का रिव्यू होगा, वो सारी चीज हम लिखेंगे राइट के अंदर। तब देखो कोडम, और इन चीज़ों का मैं थोड़ा सा स्टाइल कर रहा हूँ। तो ऐप डॉट जे एस एस में सबसे पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे और स्टाइल करना चाहूँगा। सो जस्ट मुझे एक बार इसकी क्लास पता करने दो, दिस वन। इसको मैं हटा सकता हूँ। एंड रूट, एंड रूट के अंदर अभी अपने पास यहाँ पर अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ, ओके, सर्वर अभी बंद किया था मैंने। ओके, तो सर्वर मुझे वापस चालू करने दो। क्लियर npm रन dev एंटर। तो हमारा सर्वर वापस चालू हो चुका है। और अगर मैं ब्राउज़र पे आकर रिलोड करता हूँ तो ये चल नहीं रहा है अभी। ओके, ठीक है, अब ये चल रहा है। और रूट के अंदर हमारे पास मेन एलिमेंट प्रॉपर तरीके से आ रहा है। और बस मुझे एक चीज़ और करनी है कि रूट को भी, जो हमारी रूट क्लास है, इस पर्टिकुलर क्लास को भी हमें हाइट और विड्थ देनी। और आई थिंक ये क्लास नहीं है, ये आईडी है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे रूट, रूट को अपन ने हाइट और विड्थ दे दी 100% की। और 100% देने के बाद यहाँ पे मैं बोलूंगा कि जो हमारा मेन होगा, जो हमारा मेन एलिमेंट है, इसको भी आप हाइट दे दो। हाइट हम इसको बोलेंगे 100%। एंड विड्थ हम बोलेंगे 100%। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, जैसे कि पैडिंग, मतलब कि वो जो हमारे कंपोनेंट है वो एकदम एजेस से ना टकराए। तो पैडिंग में इसको बोल रहा हूँ समवेयर अराउंड 3, 3 नहीं, 2.5 रैम। 2.5 रैम के बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि यहाँ पर डिस्प्ले होगी फ्लैक्स। और डिस्प्ले फ्लैक्स के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं दूंगा गैप, और गैप अपना रहेगा 1 रैम का। ठीक है। और इतना करने के बाद यहाँ पे बोलूंगा कि मेन के अंदर जो हमारे एलिमेंट, मेन के अंदर हमारे जो लेफ्ट है, एंड मेन के अंदर जो हमारे पास डॉट राइट है, इन सभी को मैं हाइट तो 100% दूंगा, मतलब जितनी हाइट है वो तुम सारी ले लो। लेकिन फ्लैक्स बेसिस जो रहेगा, जो हमारा फ्लैक्स बेसिस रहेगा, वो रहेगा 50%। तो इधर पर हम बोल सकते हैं 50। और इसके बाद अगर मैं रिलोड करता हूं तो मेन के अंदर देखोगे तो यह एक हमारे पास लेफ्ट आ रहा है और एक अपने पास राइट आ रहा है, जिसने आधा आधा एरिया ऑक्यूपाइड कर लिया है। इसके बाद जो हमारा लेफ्ट है, जो मेरा लेफ्ट है, इसको कुछ मैं स्टाइल दे रहा हूं। तो इधर पे मैं बोल सकता हूं जस्ट मेन। और मेन के बाद जो हमारा मेन है, उसके अंदर जो हमारा लेफ्ट है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर दूंगा। बैकग्राउंड कलर इसको मैं टोटल ब्लैक दे रहा हूँ। तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो देखो ये अपना बैकग्राउंड कलर है। एंड पैडिंग जो है ये ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए थी, तो अगर मैं इसको कम करता हूँ
ठीक है, पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो पैडिंग मैं कम कर रहा हूँ एंड पैडिंग 2.5 रैम की जगह अगर 1.5 रैम की जाए तो आई थिंक हाँ इतनी काफ़ी है। और थोड़ी सी चीज़ें मैं और ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे बोलूँगा 10 पिक्सल, या इसको मैं बोल सकता हूँ 0.7 रैम। ठीक है, तो ये राउंडेड हो चुका है। और सिमिलर वे में जो हमारा राइट वाला पार्ट रहेगा उसको भी मैं कलर दूंगा। तो इधर पे आते हैं, मेन मेन के अंदर जो हमारा राइट है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर टोटल वाइट नहीं होगा, जस्ट हल्का सा ऑफ वाइट हो रहा होगा ये। ठीक है, काइंड ऑफ कुछ ऐसा। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पे दो तरीके के फंक्शन, सॉरी दो कंपोनेंट है, एक अपना लेफ्ट है और एक अपने पास राइट है। लेफ्ट के अंदर हमारे पास कोड आने वाला है और कोड के बाद यहाँ पर एक बटन भी होगी। तो ये जो बटन है, ये जो हमारे पास बटन है, इस पे अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ, रिव्यू। जस्ट एक सिंपल सा मैं लिख रहा हूँ रिव्यू। और ये जो हमारे रिव्यू की बटन होने वाली, जो हमारे रिव्यू की बटन होने वाली है, इसमें कुछ स्टाइल हमें देनी है। जैसे कि क्या, जैसे कि मैं बोलूंगा मेन के अंदर जो अपना लेफ्ट है और उसके अंदर जो रिव्यू की बटन है, उसको आप क्या बोल दो, इसको आप बोल दो पोजीशन एब्सोल्यूट, और लेफ्ट को मैं बोलूंगा पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव देने के बाद ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट की आई डोंट थिंक ज़रूरत है, इसको मैं बोलूंगा बॉटम से 1 रैम एंड राइट से 1 रैम। ठीक है, ये रिव्यू की बटन है और इसको थोड़ा सा मुझे कलर करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम यहाँ बोल सकते हैं काइंड ऑफ ब्लू। ब्लू लेकिन बहुत कलर खराब है ये, तो जैसे इसको थोड़ा सा मैं वाइट के साथ जाऊंगा एंड काइंड ऑफ कुछ ऐसा। ठीक है, और जो इसका कलर रहेगा वो कलर हम बोल सकते हैं टोटल ब्लैक। और ब्लैक के बाद कुछ पैडिंग मुझे ऐड करनी है, तो पैडिंग के लिए आई थिंक 0.5 रैम इज इनफ। एंड बॉर्डर रेडियस जो अपनी रहेगी, बॉर्डर रेडियस दैट वुड बी 0.7 रैम। ठीक है, तो ये हमारे पास बटन आ चुकी है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो बटन है बहुत छोटी आ रही है। तो एक काम मैं कर सकता हूँ कि जो इसकी पैडिंग रहेगी, इसको मैं बोल रहा हूँ 2 रैम। 2 रैम अगर बढ़ाते तो हॉरिजॉन्टल पैडिंग बढ़ रही है। एंड एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि जो इसका फॉन्ट वेट है, इसको आप बोल दो 500। तो थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी। और कर्सर मैं बोल सकता हूँ, कर्सर रहेगा अपना पॉइंटर। ठीक है, तो कर्सर पॉइंटर बटन अब यहाँ पे थोड़ी सी क्लिकी दिख रही है। और इसको एक चीज बोलूंगा, यूजर सिलेक्ट नन। तो यूजर सिलेक्ट नन से होता क्या है, पहले वो जो उसको सिलेक्ट कर पा रहा था अब वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, जस्ट वो क्लिक हो पाएगी। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ एक लेआउट हम बना चुके हैं। और इस लेआउट के अंदर अब इस वाले पार्ट में मुझे कोड को कॉपी पेस्ट करना है। और कॉपी पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो यहां पर मुझे उसका पूरा रिव्यू दिख जाना चाहिए। तो ये काइंड ऑफ हमें बिल्ड करना है। लेकिन मैं कोड को सिंपल कोड की तरह, लाइक जस्ट नॉर्मल टेक्स्ट की तरह नहीं दिखाना चाहता हूँ। उसको मैं बोल सकते हो कि एक हाईलाइटेड कोड वे में दिखाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। और पैकेज का अपना नाम रहता है npmi prism js। प्रिज्म जेएस जो हमारा है, इसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसकी हेल्प से हम कोड को हाईलाइट कर पाएंगे। तो देखो, प्रिज्म जेएस अपन ने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद app.jsx में हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हम करेंगे भाई, इंपोर्ट हमें करना है प्रिज्म जेएस स्लैश थीम्स प्रिज्म सीएसएस। और यहाँ पे प्रिज्म कंपोनेंट जेएसएक्स कंपोनेंट को अपन एक्सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर रहे होंगे प्रिज्म को। इंपोर्ट प्रिज्म फ्रॉम प्रिज्म जेएस। और एक चीज हमें यहाँ पे कंपोनेंट की जरूरत और पड़ेगी, एक हुक की हमें जरूरत पड़ने वाली है। उस हुक का नाम रहेगा यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट के अंदर हम सिंपल सा लिख रहे होंगे यहाँ पे कि यूज इफेक्ट, और यूज इफेक्ट के अंदर हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई प्रिज्म डॉट हाईलाइट ऑल। तो हाईलाइट ऑल का हम यूज करेंगे। और इसके बाद देखो, अब मैं एक बेसिक सा यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। फंक्शन का नाम रहेगा सम। और सम फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे बेसिक सा लिख सकते हैं रिटर्न रिटर्न 1+1। तो अभी के लिए एक डमी फंक्शन में क्रिएट कर रहा हूँ और ये जाएगा कहाँ पे, कोड के अंदर जाने वाला है। तो इधर पे आते हैं एंड कोड के अंदर मैं यहाँ पे बोलूंगा फैच दिस नहीं, ये वाला नहीं चाहिए हमें। यहाँ पे हम बोलेंगे प्री। प्री के अंदर हमारे पास रहेगा कोड, और इसकी जो लैंग्वेज है दैट वुड बी जावास्क्रिप्ट। और इसके अंदर हमारे पास आएगा कोड। तो इधर पे आ सकता है तुम कोड।
फंक्शन फैच डेटा, इसके आई डोंट थिंक नीड है। जो हमारा कोड है इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ एंड दिस दैट्स ऑल। ठीक, तो अब एक बार इसको ट्राई करते हैं एंड फ्रंट एंड पे आते हैं, तो अभी ये नहीं आ रहा है। ओके, हमारा जो सर्वर है वो बंद हो चुका है। तो npm run dev npm run dev, ओके। तो अब रन करते हैं, सर्वर रन हुआ, इधर पे आएंगे, एक बार इसको लोड करते हैं। तो यहाँ पर अब कुछ प्रॉब्लम हो रही है, एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा कंसोल पे क्या एरर आ रही है। तो रेफरेंस प्रिज्म इज नॉट डिफाइंड, ओके, प्रिज्म इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे इसको नहीं मिल रहा है। दिस प्रिज्म इज नॉट डिफाइंड, बट हमने कहीं पे इसको ऐसा यूज किया नहीं है। सो अगर यहाँ पे आते हैं रेफरेंस एरर प्रिज्म इज नॉट डिफाइंड, सो प्रिज्म जेएस यहाँ पर है, प्रिज्म जेएस को अपन ने यहाँ पे रिक्वायर किया है, हाईलाइट ऑल एंड अगर इस हुक को बंद करता हूँ फिर रिलोड करते हैं तो ये अभी प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, टोमोरो सी एस एस, प्रिज्म जेएस टोमोरो सी एस एस, ये कंपोनेंट उसको नहीं मिल रहा है। ओके, तो थीम्स के अंदर स्लैश अगर मैं इधर पे लगाता हूँ @ तो यहाँ देखो मुझे यहाँ पे एरर का पता चला। यहाँ पे बस ये जो प्रिज्म JSX है इसको इंपोर्ट मत करना, और उसकी वजह से एरर कॉज हो रहा था, तो उसकी वजह से हटाता हूँ तो यहाँ पे अपना जो फंक्शन है वो नॉर्मल तरीके से दिख रहा है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा कोड है, अभी देखो पूरा स्क्रीन को कवर नहीं कर पा रहा है, पूरे स्क्रीन को कवर नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे अपन ने लेफ्ट के अंदर कोड दे के रखा है, कोड ये दे के रखा है, इसको लाते हैं एंड लेफ्ट के अंदर हमारे पास डॉट लेफ्ट, और लेफ्ट के अंदर जो हमारे पास रहेगा डॉट कोड, इसको मैं बोलूंगा हाइट 100% एंड विड्थ 100%। और अब अगर इसको रिलोड करते हैं तो अभी भी काम नहीं कर रहा है। ओके, तो अगर मैं यहाँ एक चीज़ और करता हूँ कि कोड के अंदर जो अपना प्री है एंड कोड के अंदर जो अपना प्री कोड है, ठीक है, तो अब ये काम कर रहा है। बस एक प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ ऊपर से ये पैडिंग ले रहा है थोड़ी सी, तो ये पैडिंग क्यों ले रहा है, जस्ट एक चीज़ मुझे देखने दो। ठीक है, तो लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट, इसकी वजह से वो पैडिंग ले रहा है एंड मार्जिन ले रहा है एक्चुअल में वो। तो दिस, ओके, सो जस्ट मुझे एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ पर बोलना पड़ेगा मार्जिन 0। ठीक है, और एक चीज़ और बोल सकते हैं, देख अपन बॉर्डर रेडियस 0.7 रैम सेव किया, तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आ चुकी है। और क्या मैं इसका बैकग्राउंड कलर बोल सकता हूँ BGC सेव। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम टोटल ब्लैक नहीं चाहिए मुझे, हल्का सा, ठीक है, सेव किया। हाँ, तो दिस वन ये मुझे चाहिए। तो देखो ये कलर आ चुका है, अभी लेकिन एडिट नहीं हो रहा है, तो एडिट कैसे करना है वो अपन देखेंगे भाई। एडिट यहाँ पे करना है, साथ ही साथ जो कोड हम यहाँ पे एडिट भी कर पाए थोड़ा सा, और एडिट करने के बाद उसको सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर पाए, तो ये सारी फंक्शनलिटी अभी ऐड करनी है और उसके बाद बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करना है। तो वो सब कैसे करेंगे आगे देखते हैं, चलो। तो देखो यार, हमें अब यहाँ पर कोड जो है हमारा वो हाईलाइट तो हो रहा है, लेकिन उसको अभी हम एडिट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर मैं तुम्हें दिखाता हूँ हमारे फ्रंट एंड पे, तो कोड यहाँ पर आ तो रहा है, लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, मतलब कि इसमें कुछ कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। जस्ट हाँ, इस पूरे कंटेंट को मैं कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नया कोड लिख नहीं सकता। तो इसके लिए यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है, इसको मैं लगाऊंगा हमारे एक स्टेट वेरिएबल में। तो स्टेट वेरिएबल के लिए यहाँ पर मैं एक क्रिएट करूंगा यूज स्टेट स्निपेट, और यूज स्टेट स्निपेट में बोलूंगा कोड, और कोड के अंदर हमारे पास आएगा ये हमारा फंक्शन, मतलब कि अभी की ये डमी अपन ने वैल्यू देके रखी है। इसके बाद अब मुझे एक पैकेज की जरूरत पड़ेगी, पैकेज का नाम है रिएक्ट सिंपल कोड एडिटर। जो हमारा एक पैकेज है npm i रिएक्ट सिंपल कोड एडिटर, इस एडिटर की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, और इसको हम करेंगे इंस्टॉल करने के बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे एडिटर, और एडिटर फ्रॉम कंपोनेंट्स एडिटर नहीं, हमें यहाँ पर इंपोर्ट करना रहेगा
रिएक्ट सिंपल कोड एडिटर, और कोड एडिटर के बाद हमें कुछ चेंजेस यहाँ पे करने सीएसएस में भी करने, और यहाँ पर प्री और कोड की जगह भी हमें कुछ चेंजेस करने रहेंगे। तो इधर पे हम बोल सकते हैं एडिटर, इसके अंदर हमें वैल्यू देनी है, ऑन वैल्यू चेंज पे जो नया कोड रहेगा उसको हमें सेटअप करना है, और इसके बाद कुछ चेंजेस आपको यहाँ पे करने रहेंगे। देखो ये कोड है, ये तो एआई ने भी सर्च कर दिया जो कि सही भी कोड है। अब सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको तुम हटा देना। हटाने के बाद जो बॉर्डर रहेगी तुम इसको बोल सकते हो काइंड ऑफ नल बोल सकते हो। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल हम कर सकते हैं, हाइट और विड्थ, ठीक है। और इतना करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आता हूँ एंड इसको रिलोड करता हूँ, ओके, तो अभी हमारा सर्वर बंद है। npm रन डेव एंटर, सर्वर स्टार्ट हुआ, इसको करते हैं रीलोड। और यहाँ पे देखो तुम अब कोड को एडिट कर सकते हो। रीलोड करता हूँ तो वापस से कोड अपना सही हो जाता है। लेकिन क्या मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ? तो फॉन्ट साइज मैं इसका बढ़ा के कर रहा हूँ 16, ठीक है। हाँ, तो इतना फॉन्ट साइज मुझे ठीक लग रहा है। और इतने फॉन्ट साइज के बाद अब हमारे पास कोड का एक्सेस है। इसमें मैं कोई सा भी कोड लेकर आ सकता हूँ और उसको मैं एडिट भी कर सकता हूँ, और एडिट करने के साथ साथ मैं यहाँ पर उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। तो अब मुझे करना है क्या? अब देखो यहाँ पर अब मुझे इंटीग्रेट करना है मेरे फ्रंट एंड को मेरे बैक एंड के साथ, और उसके लिए पहले तो मुझे जो हमारा बैक एंड का सर्वर है इसे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बैक एंड का सर्वर npx नोडेमॉन एंटर किया। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पर फ्रंट एंड पे एक पैकेज की जरूरत और पड़ने वाली है, npm i Axios। Axios की पैकेज हमें और चाहिए रहेगा, और इसी के हेल्प से हम बैक एंड और फ्रंट एंड को कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो क्लियर किया, क्लियर कर लेते हैं एक बार, और वापस से npm रन डेव, इसको करते हैं स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं एंड Axios हमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios से अपन इंपोर्ट करेंगे। और इंपोर्ट करने के बाद देखो, इंपोर्ट करने का एक फंक्शन मुझे क्रिएट करना रहेगा, फंक्शन, और फंक्शन का नाम रहेगा रिव्यू कोड। और रिव्यू कोड, ये जो फंक्शन है अपना, ये जो हमारा फंक्शन होने वाला है, ये एक आसिंक फंक्शन होगा। आसिंक फंक्शन के बाद ये करेगा क्या? देखो, जो हमारी रिव्यू बटन है इस बटन के क्लिक पे ये फंक्शन चलेगा। तो बोलूंगा ऑन क्लिक और ऑन क्लिक पे रिव्यू कोड फंक्शन को आप चला देना। और इस फंक्शन के अंदर होगा क्या? इस फंक्शन के अंदर हम बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, और उस रिक्वेस्ट के साथ जो हमारा कोड है वो भेजेंगे। और बैकएंड पे जो हमारा सर्वर है उसमें जो हमारा एआई है वो उस कोड को देखेगा और रिव्यू करके देगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे Axios डॉट पोस्ट। पोस्ट के बाद जो हमारी मेथड रहेगी ये रहेगी HTTP। अगर मैं पोस्टमैन यहाँ पे देखता हूँ हमने कौन सी मेथड यूज की थी, तो पोस्टमैन, एंड पोस्टमैन के बाद जस्ट वो ओपन हो रहा है, ओके। सो पोस्टमैन यहाँ इस वाली विंडो पे ओपन हुआ है, ओके। सो एआई एंड दैट वुड बी, ठीक है। तो इसको बड़ा कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये जो यूआरएल है ये मुझे कंप्लीट क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि एआई तो था बट आई थिंक जो अपनी यूआरएल है ये मुझे कंप्लीट नहीं लग रही है। सो बैकएंड के अंदर एसआरसी में app.js में एआई राउट्स, और एआई राउट्स के अंदर गेट रिव्यू, ये अपनी पूरी मेथड है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मेथड का हम यूज करने वाले हैं। तो फ्रंट एंड पे आते हैं एंड app.jsx में Axios के अंदर http कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3000 स्लैश AI स्लैश गेट रिव्यू, और रिव्यू के बाद हम यहाँ पर कोड सेंड करेंगे। अब जो रिस्पॉन्स आने वाला है कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट, और रिस्पॉन्स की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। और इधर पे मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो इधर पे बोलेंगे रिस्पॉन्स डॉट डेटा, लेकिन पता है इधर पे एक प्रॉब्लम होने वाली है अभी। यहाँ पे आते हैं एंड फ्रंट एंड पे आएंगे, इसको रिलोड करते हैं, कंसोल में ओपन करूंगा तो इंस्पेक्ट कंसोल, एक बार रिलोड। अब देखो ये जो हमारा फंक्शन है इस फंक्शन में थोड़ी सी कुछ चीजें एडिट कर रहा हूँ। इधर पे हम रिटर्न करेंगे ए एंड बी को। और अभी यहाँ पे ये जो कोड मैंने लिखा हूँ ये गलत कोड है, ये जो कोड मैंने लिखा हूँ ये गलत कोड है। लेकिन जैसे मैं इधर पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो इधर पे अब एक एरर आता है। एरर क्या आता है ये एरर पढ़ो थोड़ा सा, फ्रॉम ओरिजिन दिस हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोर्स पॉलिसी। अब ये क्या होता है देखो,
जो आपका बैकएंड सर्वर रहता है, जो आपका बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेस सर्वर रहता है, वो रिसोर्सेज अपने किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। मतलब कि वो फ्रंट एंड के साथ भी बाय डिफॉल्ट अपने रिसोर्सेज को शेयर नहीं करता है। वो अपने रिसोर्सेज फ्रंट एंड के साथ शेयर करे, उसके लिए हमें एक पैकेज सेटअप करना पड़ता है, पहले पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है। पैकेज का नाम है कोर्स। तो कोर्स पैकेज हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल करने के बाद app.js फाइल में आना बैकएंड पे, और यहाँ पे तुम बोलोगे कॉन्स्ट कोर्स इक्वल्स टू रिक्वायर कोर्स, और एक लाइन तुम्हें और लिखनी पड़ेगी, ये होगी अपनी ऐप डॉट यूज कोर्स, और वापस से सर्वर को स्टार्ट कर दो npx nodemon। और नोडेमॉन करने के बाद सर्वर स्टार्ट हुआ। सर्वर स्टार्ट होने के बाद हम आते हैं वापस से फ्रंट एंड पे, और अब अगर तुम सेंड करोगे, देखो अब वो थोड़ा टाइम लेगा, अब वो थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि रिक्वेस्ट गई है, एआई के पास वो काम करेगा, और यहाँ पर तुम्हें डेटा मिल जाएगा कि भाई ये तुम्हारा कोड था। लेकिन हमें डेटा कंसोल पे नहीं दिखाना, हमें डेटा कंसोल पे नहीं दिखाना, हमें डेटा दिखाना है इस पर्टिकुलर यूआई में। तो इसके लिए पता है हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, हम यहाँ पर app.jsx में एक स्टेट वेरिएबल और क्रिएट करूंगा। मैं यहाँ पर एक स्टेट वेरिएबल और क्रिएट करूंगा, कॉन्स्ट नहीं, यूज स्टेट स्निपेट, और इसका नाम मैं रखूंगा रिव्यू। और रिव्यू जो अपना रहेगा, ये शुरुआत में एम्प्टी रहेगा, शुरुआत में ये एम्प्टी रहेगा, लेकिन जैसे ही हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो इधर पे अपन बोल सकते हैं सेट रिव्यू, और सेट रिव्यू के अंदर हम बोल सकते हैं जो भी डेटा आने वाला है उसको अपन रिव्यू में सेट कर देंगे। सेट करने के बाद रिव्यू का हम यूज करने वाले हैं राइट के अंदर रिव्यू। तो इधर पर हम लिख सकते हैं रिव्यू, बस इतना अपन कर सकते हैं। और इतना करने के बाद रिव्यूज नहीं, सिर्फ रिव्यू। ठीक है, सेव किया। और अब अगर मैं रिव्यू बटन पे क्लिक करता हूं, क्लिक किया, थोड़ा सा वो टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद यहां पर हमें यहां दिख जाना चाहिए। देखो अब यहां पे एक प्रॉब्लम है, यहां पे अब एक प्रॉब्लम है कि ये जो रिव्यू आ रहा है, रिव्यू तो सही होगा, लेकिन जो जिस फॉर्मेट में आ रहा है वो फॉर्मेट सही नहीं है। तो इसके लिए हमें एक और पैकेज की जरूरत पड़ेगी जो इसको सही तरीके से लेकर आए। उसका नाम क्या रहेगा, रिएक्ट मार्कडाउन। आई थिंक उसका नाम है रिएक्ट मार्कडाउन, और उसका हम यूज करेंगे। कैसे करना है देखते हैं, चल। तो देखो यार, एक लास्ट चीज हमारी एप्लीकेशन में बची है, और वो है मार्कडाउन फाइल को रेंडर करवाना। और इसके लिए हम पता है अब क्या करने वाले हैं? इसके लिए हमें एक पैकेज की जरूरत और पड़ेगी, और पैकेज का नाम हमारे पास रहेगा, अच्छा ये तो पैकेट बंद कर दिया, npx nodemon। और फ्रंट एंड पे एक पैकेज हमें और इंस्टॉल करना रहेगा, npm i react markdown। तो ये एक पैकेज है, ये हमें इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने का थोड़ा सा टाइम ले सकता है रिएक्ट मार्कडाउन। और पैकेज जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, हम यहाँ पर एक चीज इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट हम क्या करना है, इंपोर्ट हमें करना है मार्कडाउन, मार्कडाउन, और इसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम रिएक्ट मार्कडाउन। रिएक्ट मार्कडाउन से आप इसको इंपोर्ट करोगे, और इंपोर्ट करने के बाद आप इसको सीधा यहां पर यूज कर सकते हो रिव्यू के अंदर। देखो क्या करना रहेगा, जस्ट ये जो पर्टिकुलर पार्ट है अपना, इसको अपन कट कर सकते हैं, और इधर पे हम बोल सकते हैं मार्कडाउन रिव्यू, बस इतना अपन बोल सकते हैं। और इतना करने के बाद अब देखो, मैं वापस आते हैं npm रन डेव एंटर, रन किया। रन करने के बाद वापस आएंगे फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे आने के बाद एक बार करते हैं रीलोड, और ये जो कोड है इसको थोड़ा सा मैं छेड़ रहा हूँ एंड ए, और इसको करते हैं अब रिव्यू पे। रिव्यू पे सेंड करने का थोड़ा सा टाइम ले सकता है भाई, एआई है, उसकी भी प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग जाती है, तो टाइम ले सकता है। देखो, तो अब यहाँ पे पहले से तो सही तरीके से काम कर रहा है, जो अपना पहला वाला कोड था उससे सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ी कुछ मिस्टेक्स हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर जो अपना राइट वाला पार्ट है, इसमें हम एक काम करेंगे कि राइट वाले पार्ट में हम पैडिंग ऐड करेंगे। पैडिंग हम बोल सकते हैं 1 रैम। 1 रैम के बाद थोड़ी सी ठीक हुई है, और आई थिंक हॉरिजॉन्टल पैडिंग थोड़ी सी ज़्यादा मुझे रखनी पड़ेगी, 2 रैम। एंड एक चीज़ हम यहाँ पर और कर सकते हैं, आई थिंक इसको अगर मैं फॉन्ट साइज अगर मैं चेंज कर सकता हूँ इसका, तो फॉन्ट साइज आई थिंक मुझे अगर चेंज करना है, तो app.jsx में इधर पे हम बोल सकते हैं स्टाइल, एंड फॉन्ट साइज जो रहेगा, फॉन्ट साइज आई थिंक वो अभी चेंज नहीं करेगा।
फॉन्ट साइज एंड 16। क्या ये काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। ओके। सो जस्ट मुझे वेट कर रहा हूँ कि क्या फॉन्ट साइज को हम अपडेट कर सकते हैं कि फॉन्ट बहुत छोटा आ रहा है। तो यहाँ पे अपने पास दिस ये पूरी चीज़ें आ रही हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर फॉन्ट साइज आ जाए। तो फॉन्ट साइज में लेकिन प्रॉब्लम हो रही है। तो फॉन्ट साइज में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ओके। सो अब ये थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा कि फॉन्ट साइज अपन कैसे उसका बढ़ा सकते हैं। सो अब इसको मैं थोड़ा फिगर आउट करता हूँ। तो देखो, फॉन्ट साइज बढ़ाना लिटरली बहुत इजी था। जस्ट सीएसएस में जाके मुझे यहाँ पर जो अपना राइट वाला पार्ट था, मतलब जो हमारा राइट वाला कंपोनेंट है, इसका फॉन्ट साइज अगर मैं बढ़ाता हूँ, इसका अगर फॉन्ट साइज मैं करता हूँ 1.2 रैम, तो 12 रैम नहीं, 12 रैम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं और देखो, यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ जाता है। अगर थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हो तो इसको कर सकता हूँ 1.5 रैम। तो यहाँ देखो, फॉन्ट साइज यहाँ पे बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इतनी हो रही है कि अभी ये जो कंटेंट जिस तरीके से लोड हो रहा है, ये सही नहीं है। तो इसको मुझे एक सही तरीके से लोड करना है, और उसके लिए सिस्टम इंस्ट्रक्शन जो मेरा रहेगा उसको मुझे प्रॉपर तरीके से अपडेट करना पड़ेगा। और उसके लिए एआई सर्विस जो अपनी रहेगी, इसमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे सिस्टम इंस्ट्रक्शन के लिए। तो थोड़ा आप देखते हैं कि क्या चेंज हम कर सकते हैं। तो आउटपुट एग्जाम्पल दिस एंड जावास्क्रिप्ट एंड तो देखो यार, मैंने यहाँ पे जो हमारा एमडी कोड आ रहा था, मार्कडाउन कोड आ रहा था, उसको हाईलाइट करवा दिया है, और इसके लिए एक पैकेज यूज किया था। देखो, पैकेज कौन सा यूज किया है, यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पर अपन ने रीहाइप हाईलाइट करके एक पैकेज इंस्टॉल किए, उसको यूज किया है, और यूज करने के बाद गिटहब डार्क डॉट सी एस एस इसको अपन ने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा कोड वाला पार्ट था, देखो जो मार्कडाउन वाला पार्ट था, इसमें रीहाइप प्लगइन्स को ऐड कर दिया। तो इतना करने के बाद जो मेरा अब कोड रहता है वो कुछ इस तरीके से हाईलाइट हो जाता है। और एक चीज हमें और ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अभी कंटेंट हो रहा है वो ओवरफ्लो हो जा रहा है। तो इसके लिए हम सीएसएस में आएंगे, और सीएसएस में आने के बाद इधर पे बोल देंगे ओवरफ्लो ऑटो। और इतना करने के बाद देखो, जो हमारा कंटेंट है वो प्रॉपर तरीके से फिट हो रहा है। इसको आप स्क्रॉल कर सकते हो, और अगर कंटेंट यहाँ पर स्क्रॉल होता है तो जो सिर्फ कोड वाला पार्ट है उसको आप स्क्रॉल करोगे, बाकी जो अपना पार्ट है वो अपने आप वहीं पे रहता है। अच्छा, तो अभी के लिए तो इतना कोड अपन ने यूज किया है कि एक छोटा सा कोड है, लेकिन अगर क्या हो कोड थोड़ा सा बड़ा हो, तो इसके लिए जो हमारी ऐप डॉट जेएस फाइल है, ऐप डॉट जेएस जो फाइल है, इसी को मैं कर रहा हूँ कॉपी, और यहाँ पर आके कर रहा हूँ पेस्ट। तो इसमें ऑफकोर्स बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हैं, जैसे कि अभी अपन ने एरर हैंडलिंग इस पे नहीं देखी है, तो एरर हैंडलिंग के लिए वो बोलेगा। तो लेकिन मैं एक बार रिव्यू करके देखना चाहता हूँ कि भाई क्या क्या एरर वो बोल सकता है। तो एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है वो, एंड टाइम ले रहा है। ओके, टाइम लेने दो उसको। ठीक है, अब हमारे पास एरर आ चुके हैं। तो देखो, ओके, आई हैव रिव्यूड योर ऐप डॉट जेएस फाइल, हियर इट्स अ बैकग्राउंड ऑफ पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट। तो मिसिंग एरर हैंडलिंग, सबसे पहली चीज़ उसने वही बोला कि भाई एरर हैंडलिंग मिसिंग है। लैक ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, बिल्कुल सही। लॉगिंग अपन ने नहीं दी है। सिक्योरिटी एडर्स हमने ऐड अभी नहीं किए। रेट लिमिटिंग भी ऐड नहीं की है। और फिर उसने रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स बोल चुका है, तो कि भाई तुम इतने इंप्रूवमेंट रख सकते हो कोर्स। ठीक है, कमेंट्स देख लो, कमेंट्स वो ऐड कर रहा है। रेट लिमिटर उसने यहाँ पे लगा दिया है, और रेट लिमिटर लगाने के बाद यूज एआई, एंड फाइनली ये सारा कोड, ये कोड वो लिख चुका है। और फिर फाइनली हम यहाँ पे और भी कुछ थ्योरी वाइज बोल रहे हैं, भाई इतनी सारी चीज़ों भी तुम इम्प्रूव कर सकते हो। तो नाइस, जो हमारा अब एक रिव्यूअर है वो काइंड ऑफ कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ अभी बची है, एक चीज़ अभी यहाँ पर बची है कि इस पूरी एप्लीकेशन को लाइव करना, मतलब कि एआई के साथ एप्लीकेशन जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको इंटरनेट पे डालना। तो लेकिन वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं। अगर तुम्हें वो जानना है कि भाई कैसे हम कर सकते हैं लाइव हमारे प्रोजेक्ट को, तो पहले तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, ये दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। उसके बाद ही मैं यहाँ पर कमेंट लिख देना कि भाई डेवऑप्स डेवऑप्स वाला पार्ट कि भाई लाइव करना है हमें, तो डेवऑप्स तुम कमेंट करो, और उसके बाद में इसको कैसे हम लाइव करते हैं क्लाउड पे वो बताऊंगा। उसके लिए एक नई वीडियो में बताऊंगा, और वहां पे अपन आराम से देखेंगे। अब इस वीडियो में इतना ही रहेगा, मिलेंगे किसी और वीडियो में।